तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और आपको पता है हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गल्फ यूथ गेम्स 2024 पहली बार ये हो रहा है, पहला संस्करण है। होस्ट किसने किया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही। ये 16 अप्रैल से लेके 2 मई 2024 तक हुए। और इसका स्लोगन भी था आवर गल्फ इज वन, आवर यूथ आर प्रोमिसिंग। और इसमें किन देशों ने हिस्सा लिया? जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने ही इसमें हिस्सा लिया है। और अब ये हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, यानी कि मेडल टैली में अगर बात करें तो पहले स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, 296 टोटल मेडल जीते। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब रहा। तो पहला आप ध्यान रख लो, कहां पे हुआ है ध्यान रख लो, कौन से गेम्स की हम बात कर रहे हैं ये ध्यान रख लो। बस ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना कि इसका अगर मैस्कॉट आपसे पूछे इसका शुभंकर क्या है, तो वो है फॉल्कन इन स्पेस सूट, यानी कि अंतरिक्ष सूट में बाज। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो सऊदी लोग होते हैं उनके हाथ पे ऐसे बाज रहता है, तो उसी को इन्होंने अपना मैस्कॉट बना लिया और उसको स्पेस सूट और पहना लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 2024 बेच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा वेलावन सेंथिल कुमार। तो राष्ट्रीय पुरुष स्क्वैश चैंपियन है ये वेलावन सेंथिल कुमार। और अभी इन्होंने 2024 के बैच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीत लिया है। और ये बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल टूर्नामेंट हुआ कहां पे था? पेरिस, फ्रांस में। और वी सेंथिल कुमार, इनका यह 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब है। भारत के कुछ और भी स्क्वैश प्लेयरों के बारे में आपको बताता हूँ, पूछे जा सकते हैं और ये न्यूज में रहते हैं कई बार। जैसे कि सौरव घोषाल, ये नाम तो डेफिनेटली अभी आपने सुना होगा, संन्यास ले लिया इन्होंने। एक दीपिका पल्लिकल का नाम याद रखना, जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संधू, अनाहत सिंह, ये वो नाम है जो स्क्वैश में बड़े फेमस भारतीय प्लेयर हैं। और डेफिनेटली अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो ना डेली, तो ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार जो फेमस खिलाड़ी होते हैं या किसी कारण से न्यूज में रहते हैं, तो बताओ उनका संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि स्क्वैश को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एक अच्छी खबर स्क्वैश प्लेयर्स के लिए यह है कि 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे, कहाँ पे? लॉस एंजल्स में, वहां पर पहली बार स्क्वैश को ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और हमने पढ़ा भी है क्रिकेट भी तो वहीं पे शामिल हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। लेकिन क्रिकेट, आप में से कोई बता सकते हैं पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? देखिए बताओ तो किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 8। तो शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे हुआ? चाइना के शंघाई में हुआ। और ये अभी इसका पहला चरण हुआ है 23 से लेकर 28 अप्रैल तक। इसमें भारत ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। पदक तालिका मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत पहले स्थान पर रहा, दूसरे पे साउथ कोरिया, तीसरे पे स्पेन था। तो भारत का याद रखना आप, तो भारत पहले स्थान पर है। अच्छा, आप पूछोगे कि ये 5 गोल्ड किस किसने जीते? तो इसमें बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल नहीं है, एक एक खिलाड़ी नहीं है, टीम इवेंट हुए हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हो जाएंगे तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एक खिलाड़ी का नाम मैं आपको जरूर बताऊंगा, ज्योति वेन्नम का नाम, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी, वुमेन्स टीम कैटेगरी में भी और मिक्स्ड टीम कैटेगरी में रहते हुए गोल्ड जीता है। मतलब उनकी प्रेजेंस में 3 गोल्ड आए हैं। और ज्योति वेनम आपने पहले भी नाम सुना होगा इनका, एशियन गेम्स में भी ये गोल्ड लेकर के आई थी। वैसे तीरंदाजी का नाम आते ही ना मेरे दिमाग में एक खिलाड़ी का नाम आ जाता है, शीतल देवी का नाम। पैरा आर्चरी प्लेयर हैं वो, पैरा तीरंदाज है। अभी अर्जुन अवार्ड भी मिला था उनको, तो उनका नाम आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा इनका नाम। और अभी नेशनल आइकॉन बनाया था दिव्यांगजनों के लिए, किसने? चुनाव आयोग ने। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा है कि 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन ये असम के गुवाहाटी में होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट की मेजबानी ये भारत दूसरी बार करेगा। इससे पहले ये टूर्नामेंट भारत में 2008 में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। और अब ये होगा 2025 में असम के गुवाहाटी में। और जब ये 2008 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था ना पहली बार भारत में ये टूर्नामेंट, और उस समय साइना नेहवाल ये वर्ल्ड जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, बैडमिंटन से 2 नाम आप जरूर याद रखना। साई प्रणीत का नाम, क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी तरह से एक और बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी,
उनका नाम केंटो मोमोटा है। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, केंटो मोमोटा। ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो आंसर होगा झारखंड में। हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 की। ये पहली बार हुआ। जिस तरह से आपका आईपीएल होता है, डब्ल्यूपीएल होता है महिलाओं के लिए, उसी तरह से ये एक लीग है, हॉकी लीग, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। और ये कहाँ पे हुआ? रांची, झारखंड में। 30 अप्रैल को शुरू हुआ, 9 मई 2024 तक चलेगा। और जिस स्टेडियम में हुआ उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंद्रा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में। ये आपको रांची, झारखंड में मिलेगा। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी अगर हम बात करें तो इसके कुछ स्टैटिक जरूर याद होने चाहिए, जैसे कि स्थापना कब होती है, 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष यानी कि हेड कौन है? और ये हेड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों। तो हेड हैं गिलबर्ट होंगबो। किस देश के हैं? टोगो देश के। और क्यों इंपॉर्टेंट बोला मैंने इनके नाम को? क्योंकि इस पद पर आने वाले यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनने वाले ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब पूछोगे कब मिल चुका है, तो 1969 में। ये डेटा भी याद रखना। और अगर आप जानना चाहो कि 1 मई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो ये बात है 1 मई 1886 की, जब अमेरिका के शिकागो के हेमार्ट में हजारों लाखों की तादाद में श्रमिक इकट्ठा हुए थे। और उनकी मुख्य मांग थी कि भाई एक दिन में जो हमारा काम का समय है, कार्य का जो समय है, वो 8 घंटे ही होना चाहिए, बाकी समय हम आराम करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और मांगे थी। इसको लेकर के वहां पे लाखों श्रमिक इकट्ठा हुए थे। फिर पुलिस और श्रमिकों के बीच में झड़प होती है, लड़ाई होती है, बम वगैरह तक फूट जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। और इस घटना को हे मार्केट घटना के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि 1 मई को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में। और भारत में जो पहला लेबर डे है वो 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। और थीम भी है वैसे इस बार की इसकी, जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अच्छा, यहाँ पे श्रम से संबंधित हमारे जो सरकार है उससे रिलेटेड 2 प्रश्न मैं पूछूंगा। जैसे कि भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कब लॉन्च किया था? ये तो आपने नाम जरूर सुना होगा, ई श्रम पोर्टल। मैं पूछ रहा हूं इसको कब शुरू किया गया था? तो याद रखना 26 अगस्त 2021 में इसको शुरू किया था। किस लिए, क्या उद्देश्य है? देश में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को मिनिमम यानी कि न्यूनतम कितनी पेंशन मिलती है 60 बरस के जब हो जाते हैं वो, उसके बाद, तो आंसर होगा 3000 रुपए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है और इसे ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। पहली बार 2017 में मनाया था। ट्यूना एक लोकप्रिय मछली है जिसका सेवन पूरी दुनिया में किया जाता है। काफी मतलब ये पोषण तत्वों से युक्त कही जाती है, प्रोटीन वगैरह, ओमेगा 3 वगैरह काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा बताते हैं इसका सेवन करना। पर अत्यधिक मछली पकड़ने को इनके लिए मुख्य खतरा बताया गया है और उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, मछली से एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, इसका उत्तर करो अभी आप। गुजरात की अभी स्टेट फिश कौन बनी थी? शायद पिछले साल की बात है। बताओ अभी कौन बनी थी गुजरात की स्टेट फिश? ये स्टैटिक प्रश्न है आपका। और फिश से संबंधित 2 दिवस आपके और होंगे, जैसे कि वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये 21 नवंबर को होता है, याद रखना। और एक नेशनल फिश फार्मर डे मनाते हैं हम, वो 10 जुलाई को मनाते हैं। अगर मैं पूछूं अभी नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहां पे बनेगा, तो ये भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर चलो मैं ही बता रहा हूं अभी। गुजरात की जो स्टेट फिश है उसका नाम घोल है, घोल, जिसे गोल्ड फिश भी कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 मई को। तो हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 में ये 31वां संस्करण है, इसका 31वीं बार मनाया जा रहा है। अच्छा, थीम की बात करें तो थीम ध्यान में रखना,
ग्रह के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, यानी कि अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा एला को। तो ये भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं डॉक्टर कृष्णा एला। इनको अभी 2 सालों के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? अदार पूनावाला का, जो आप जानते हो कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ हैं। देखो, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बात करें तो स्थापना होती है 2010 में, और इसी के अध्यक्ष बन गई ये डॉक्टर कृष्णा एला। बाकी ऑप्शन पे चलो, इंपॉर्टेंट नाम है। नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बनी। नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखना ये अभी 1 मई 2024 से हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ बन चुके हैं। किनका स्थान लिया? आर हरि कुमार का। अच्छा, यहाँ पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आत्मा यानी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए हेड कौन बने थे, और भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? क्योंकि इसी से मिलता जुलता मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए हेड कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा एला। तो इस तरह का प्रश्न भी तो बन सकता है। और हमने पढ़ा है अभी कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हेड कौन बने थे, मतलब जितनी भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका ये एक संघ है, उसके अध्यक्ष। और उसी तरह से भारतीय बैंक संघ के भी अभी नए अध्यक्ष बने थे। तो ध्यान रखना, अभी तो मैं उत्तर बता रहा हूं आपको। आत्मा का ये उत्तर होगा अर्नब बनर्जी बने थे, और भारतीय बैंक संघ के बने थे MV राव। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन को। आपको याद होगा अभी तक हमारे जो भारतीय नौसेना के वाइस चीफ थे कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये अभी हमारे नौसेना प्रमुख बन गए हैं अभी 1 मई 2024 से ही। किसकी जगह आई ये? आर हरि कुमार की जगह। और आप कह सकते हो ये इस तरह से हमारे 26वें नंबर के नेवल चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख बने हैं। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो अभी तक वाइस चीफ हुआ करते थे भारतीय नौसेना में। तो अब जब ये नेवल चीफ बन गए तो उधर वाइस चीफ का पद खाली हो गया, तो अब इनकी जगह भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं ये कृष्णा स्वामीनाथन। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कृष्णा से एक नाम में आप और कंफ्यूज हो सकते हो, कृष्णा एला का नाम, इसीलिए मैंने ऑप्शन में लिख दिया है। तो कृष्णा एला ये अभी हमने पढ़ा था इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो एसोसिएशन के उसके अध्यक्ष बने थे। ये भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं, पढ़ा था, याद है। बाकी श्रीनिवास पल्लिया का नाम भी याद रखना, विप्रो के सीईओ बने थे अभी ये। और आप जानते हो हमारे पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? तो उनका भी नाम याद रखना, RD कटारी उनका नाम था। वैसे भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? नेवल डे 4 दिसंबर को। और फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। इसका तो उत्तर हो जाएगा दिनेश कुमार। पहले इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे ये सुन लो। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। और इसका काम क्या होता है? तो काम आप समझो, आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो जो भी वैधानिक वित्तीय संस्थाएं होती हैं यानी कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, IRDAI हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी हो गया। तो अगर ये कोई रूल निकालते हैं, कोई ऑर्डर, कोई आदेश जारी करते हैं, और अगर वो आपको लगता है कि वो जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, जो उन्होंने रूल अभी निकाला है वो सही नहीं है, और आप उस रूल के खिलाफ, उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो कहां पे अपील करोगे? तो यहीं पे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये आपकी बात सुनेंगे, और अगर आपकी बात सही निकलती है तो उनके ऑर्डर के खिलाफ अपना फैसला भी सुनाएंगे। और इसी के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस दिनेश कुमार, और ये 4 सालों के लिए बनाए गए हैं। कार्यकाल इनका 4 साल का रहेगा। आपको बता दूं, इससे पहले ये कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मतलब ये इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके जो भी अध्यक्ष बनेंगे, जो भी हेड बनेंगे, वो किसी न किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, या तो हो वर्किंग में हो या फिर रिटायर्ड हो, कैसे भी हो, लेकिन होने चाहिए चीफ जस्टिस। अच्छा, अगर बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया, तो तरुण अग्रवाल का स्थान लिया है। थोड़ी सी अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की यानी कि सेट की, तो इसकी स्थापना होती है 1992 में।
अच्छा, मान लो सेट ने कोई फैसला सुनाया तो उस फैसले को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है और सेट का एकमात्र जो बेंच है वो आपको मुंबई में मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट का। बाकी ऑप्शन से भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ तो संजय नायर ये अभी एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे, राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने और नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अभी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं किस भारतीय को अभी व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है, यानी कि बायोलॉजिस्ट है और अभी उन्होंने ही व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। याद रखना इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और उन्हें क्यों मिला ये पुरस्कार, ये सम्मान क्यों मिला, तो असम में पाए जाने वाले सारस, जिन्हें स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले 2017 में भी इनको व्हीटली अवार्ड मिल चुका है। 2017 में व्हीटली अवार्ड मिला था और अभी जो मिला है इसे कहते हैं व्हीटली गोल्ड अवार्ड। कौन देता है, तो यूके बेस्ड एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी है WFN, यानी कि व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। और अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, अगर हमारे साथ एक साल से आप जुड़े हुए हैं, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम आपको याद आएगा। मैंने बहुत बार इनका नाम आपको रिवाइज कराया था, क्योंकि ये बात है शायद नवंबर 2022 की। इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। तब आपको याद होगा मैंने आपको खूब रिवाइज करवाया था अवार्ड, बशर्ते क्रेक एग्जाम चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो। अच्छा, अब आपको याद आएगा, ये तो हो गया देखो व्हीटली गोल्ड अवार्ड। आप कहोगे इस तरह का एक गोल्ड अवार्ड अभी हमने और भी पढ़ा था, कौन सा? मैं बात कर रहा हूं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की, जिसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है। याद रखना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अभी किसे मिला था? आलोक शुक्ला को मिला था, जो कि कहां से है? छत्तीसगढ़ से हैं। और पूर्णिमा देवी बर्मन कहां से हैं? ये असम से बिलोंग करती है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार को जीता है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपको दूंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसका तो उत्तर हो जाएगा जीना जस्टस। तो शारजा गर्ल्स ब्रांच की ये शिक्षिका हैं जीना जस्टस, जिन्होंने अभी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता है। जीना जस्टस ये मूल रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है और उन्हें उनके परामर्श और दान के प्रति समर्पण के लिए पहचाना जाता है। बाकी कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो ये असाधारण प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को सम्मान के रूप में दिया जाता है। और शिक्षक से एक अवार्ड आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ग्लोबल टीचर प्राइज। शिक्षकों का सबसे इंपॉर्टेंट या सर्वोच्च पुरस्कार है ये ग्लोबल टीचर प्राइज, हर साल दिया जाता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा 2023 का किसे दिया गया था? ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी शायद दिसंबर में ही दिया गया था और मैंने आपको बताया भी था। तो क्या आंसर होगा? सिस्टर जेफ। और ये कहाँ की है? ये पाकिस्तान की है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम ये किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अभी हिताची पेमेंट सर्विसेज जो कि जापान की कंपनी है, इन्होंने कहा ये भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च कर रहे हैं। अब इस अपग्रेडेबल एटीएम का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एटीएम है इसे आप किसी भी समय अपग्रेड कर सकते हैं कैश रिसाइकलिंग मशीन में। जिससे क्या होता है भाई, एटीएम से क्या होता है, आप पैसे को विड्रॉ करते हो, निकालते हो, और जब आप इसे कैश रिसाइकलिंग मशीन में अपग्रेड कर दोगे तो यहां पे आप पैसे को डिपॉजिट भी कर पाओगे। अब आप कहोगे इस तरह की सुविधा तो ऑलरेडी भारत में है, हमारे पास ऑलरेडी इस तरह की मशीन्स हैं जहां पे हम पैसे को विड्रॉ तो कर सकते ही हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात नोटिस आप करोगे कि इस तरह की जो मशीन्स लगी हुई है वो केवल बैंक ब्रांचेज में ही है। जहां पे आपकी बैंक की ब्रांच है उसके बाहर एटीएम वगैरह लगे होते हैं, वहीं पे वो सुविधा मिलेगी आपको पैसा डिपॉजिट करने की। और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कि भारत में अभी तक इस तरह की मशीन्स अवेलेबल नहीं है कि एक ही मशीन में आप विड्रॉ भी कर सको और डिपॉजिट भी कर सको। तो इस तरह की मशीन्स भारत में ऑलरेडी हैं, बहुत सी जगह हैं, बहुत सी जगह नहीं है, लेकिन है तो सही।
तो फिर अब प्रश्न ये आता है, अगर ऑलरेडी इस तरह की मशीन्स भारत में हैं जो एटीएम का भी काम कर रही है, यानी कि विड्रॉ करने का भी काम कर रही है और डिपॉजिट लेने का भी काम कर रही है, तो फिर ये हिताची पेमेंट सर्विस वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इनकी अपग्रेडेबल एटीएम मशीन भारत में पहली है? तो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि इस तरह की जो मशीन्स हैं ये केवल बैंक ब्रांचेज में ही लगी हुई हैं। आउटसाइड द ब्रांचेज, जैसे कि रास्ते में कहीं पर भी एटीएम आता है तो आप पैसे निकालते हो, तो वहां पे केवल वो मशीन एटीएम की तरह काम करेगी, आप पैसे को निकाल पाओगे, डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। डिपॉजिट करने के लिए आपको बैंक ब्रांच जाना ही पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि आउटसाइड द ब्रांचेस जो भी एटीएम वगैरह अगर अभी वर्तमान में बैंक वगैरह के लगे हुए हैं, अगर वो उसे कैश रिसाइकलिंग मशीन की तरह भी काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, उस एटीएम को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह नई मशीन लगानी पड़ेगी। तो उसमें बैंक के पैसे भी खर्च होंगे और टाइम भी लगेगा। तो इन्होंने ये कहा कि हमारा ये जो अपग्रेडेबल एटीएम है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और जब आपकी मर्जी हो किसी भी समय आप इसी को अपग्रेड कर सकते हैं CRM में, कैश रिसाइकलिंग मशीन में। आपको ऐसा नहीं है फिर इसे हटा करके दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी। तो ये है पूरा मामला। और हाँ, एक और पॉइंट जोड़ लो इसमें, ये UPI बेस्ड होगा। वैसे मैंने आपको बताया ही था कि भारत का पहला UPI बेस्ड एटीएम अभी इन्होंने ही लॉन्च किया था। तो इनका ये वाला जो अपग्रेडेड एटीएम सिस्टम है ये भी UPI बेस्ड ही होगा। UPI के थ्रू ही आप पैसे जमा कर पाओगे और निकाल पाओगे। बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहाँ पे खोजा गया? तो आंसर होगा मैक्सिको में। तो अभी दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने खोजा है, पर अभी भी वो इसकी तह तक, इसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी उन्होंने बताया कि ये कम से कम समुद्र तल से 1380 फुट यानी कि लगभग 420 मीटर नीचे तक है और इसका नाम रखा है तामजा ब्लू होल। तो ये अब दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल है। और अभी तक जो सबसे गहरा सिंक होल हम मानते थे संशा योंगले ब्लू होल को, जो कि 990 फुट गहरा है, जिसे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन हॉल भी कहा जाता है। अच्छा, मैक्सिको से कुछ याद आता है क्या आपको? याद आएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 3 देशों में हो रहे हैं, उसमें एक मैक्सिको भी है। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। मैक्सिको की कैपिटल होती है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो और प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा एमिरेटस। तो ग्लोबल एडटेक रैंकिंग 2024 की हम बात कर रहे हैं, इसको जारी किसने किया? टाइम्स मैगजीन ने। और इसमें टॉप पे एक भारतीय स्टार्टअप है एमिरेटस, ये टॉप पे रहा है। इस स्टार्टअप की स्थापना 2015 में हुई थी। ये एक भारतीय स्टार्टअप है, देखो, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यह लिस्ट में आपको दिख रहा है कि इसका हेडक्वार्टर तो सिंगापुर में है। तो हाँ, इसका हेडक्वार्टर पहले सिंगापुर में ही था, लेकिन अभी फैसला लिया गया है कि इसको भारत में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, एडटेक मतलब आप क्या समझते हैं? ये एजुकेशन से संबंधित स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी है जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है, उसको एडटेक कहा जाता है, एडटेक कंपनी। और इस लिस्ट में आपको 250 कंपनियां मिलेगी, इसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनियां हैं, जिसमें टॉप पर तो ये भारतीय है ही सही, एक एमिरेट्स। अच्छा, इसके अलावा एक एडटेक राइजिंग स्टार्स रैंकिंग 2024 भी आई है, यानी कि तेजी से उभरती हुई एडटेक स्टार्टअप्स में कौन टॉप पर है? स्केलर एकेडमी, जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। अच्छा, जैसा कि हमने कहा, इस रैंकिंग को टाइम्स ने जारी किया। टाइम्स से आपको याद आएगा, अभी टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड मिला था अभी 2024 में। किसे? विजय जैन को। और 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा काठमांडू। अच्छा, ये IQ स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करती है और उसमें बताती है कि कहां पर कितना एयर पॉल्यूशन है। और अभी इसने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी उसमें बताया कि दुनिया का सर्वाधिक एयर पॉल्यूशन किस शहर में है, यानी कि सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन कहां पर है? तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और दूसरे स्थान पे भारत का नई दिल्ली आ जाता है। सबसे कम कहां पर है? तुर्की के इस्तांबुल में। मतलब काठमांडू में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वहां के निवासियों को मास्क लगाने के लिए बोला गया है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर, किसका मुख्यालय आपको मिलेगा? ये मेरा आपसे प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा?
तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो यहाँ पे ये रैंकिंग है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसको जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IISc बेंगलुरु। भारत में तो ये टॉप पर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो इस रैंकिंग में इसको 32वें स्थान पे रखा है। उसी तरह से अन्ना यूनिवर्सिटी इसे 119वें स्थान पे रखा गया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134 रैंकिंग मिली। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 148 रैंक पे रखा। सिर्फ आप ये ध्यान में रख लो भारत में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही इस रैंकिंग में और वर्ल्ड लेवल पे उसकी रैंक क्या है। तो IISc बेंगलुरु 32 नंबर पर है। वहीं इसमें टॉप पर कौन है इस रैंकिंग में बात करें तो टॉप पर चाइना की यूनिवर्सिटी है सिंगवा यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पे भी चाइना का ही है पिकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है। किसके अनुसार? टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है, तो आंसर होगा हुडको और इरेडा को। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इरेडा और हुडको को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इरेडा की फुल फॉर्म होती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। मतलब ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। और हुडको की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया। अभी तक ये मिनी रत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां अब बन गई हैं। अच्छा, अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस अगर उसे मिल जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है तो वो कंपनी 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट की मंजूरी के ले सकती है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही शायद अप्रैल के महीने में ही हमने पढ़ा था, एक कंपनी और थी जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। याद है क्या आपको? मैं बात कर रहा हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। और इसी तरह से एक आपने और सुना होगा महारत्न कंपनी। देखो, जो मिनी रत्न कंपनी होती है उसको तो अपग्रेड किया जाता है नवरत्न कंपनी में, और जो नवरत्न कंपनी होती है उसे अपग्रेड किया जाता है महारत्न कंपनी में। और अभी वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 13 हो चुकी है। 13वें नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वीं बनी थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और नवरत्न कंपनियों में अभी हमने देख लिया ये 3 अभी 2024 में ही नई कंपनियां हैं जिनको नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिला है। ये आप ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने रशिया के लेसेंट ड्रोन के जैसा दिखने वाला ही एक नया कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था ना, तो वहां पे उसने ये लेसेंट ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो उसी के जैसा दिखने वाला है ये कामिकेज ड्रोन, जिसको अभी लॉन्च किया किसने? ईरान ने। ये ड्रोन की खासियत बता दूं मैं आपको, 30 से 60 मिनट तक की उड़ान भर सकता है, हवा में रह सकता है, और ये 6 किलो तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। और इसकी रेंज कितनी होगी, कितनी रेंज कवर कर सकता है? तो 40 किलोमीटर तक। चलो अभी मैं फिर आपको ईरान ले चलता हूँ इसी बात पे। ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान होती है। करेंसी अब नई हो गई है तोमान, और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में DRDO ने किस नाम से एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। टॉर्पिडो मतलब क्या होता है? देखो, टॉर्पिडो ये मिसाइल का ही एक वर्जन होता है जिसे सबमरीन से दागा जाता है। तो हमने कहा ये जिसका परीक्षण किया ये एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, यानी कि सबमरीन को तबाह करने के लिए ये मिसाइल है। और अभी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। और कहाँ पर किया? तो उड़ीसा का जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे आप पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, वहां पे। और इसका मुख्य उद्देश्य है नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना। इसकी रेंज कितनी बताई जा रही है? 650 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी चाइना के चंद्र मिशन जिसका नाम है चांग-E6, इस पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube-Q का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो चाइना का ये चंद्र मिशन है जिसका नाम है चांग-E6, जिसका उद्देश्य क्या है? चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को लेकर के आना। जब ये यहाँ पे लेकर के आएंगे तो उन पर रिसर्च वगैरह ये करेंगे। तो ये चाइना का मिशन हो गया। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान भी चाइना के इस चांग-E6 पर अपना एक चंद्र मिशन जिसका नाम रखा है इन्होंने iCube-Q, इसको लॉन्च किया है। तो ये जो पाकिस्तान का ये जो iCube-Q नाम से एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, ये क्या काम करेगा? ये चंद्रमा की सरफेस की तस्वीरें लेगा
और बात करें इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। तो बात आपको समझ में आ गई। मेन तो चाइना जा रहा था चांद पे सैंपल इकट्ठा करने के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा वहां तक जा रहे हो क्या, मुझे भी छोड़ देना, वो वाली बात है। तो ये पाकिस्तान का है, याद रखना, सैटेलाइट IQQ। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला जिसका नाम है अजरक, इसको GI टैग मिला, तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक है ये अजरक, इसको अभी GI टैग दिया गया है। ये गुजरात के कच्छ की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये अधिनियम है, एक्ट है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में, पहली बार दिया गया था सन 2004 में। किसे, तो आंसर होगा दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो याद रखना ये भी। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा तपेश्वर नाथ धाम। एक्चुअली में अभी गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नामों को बदलने की मंजूरी दे दी है। मैं आपको 8 के 8 नाम बता देता हूं कौन कौन से हैं और नाम बदल के क्या किया जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल के तपेश्वर नाथ धाम किया जा रहा है। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन को अब जायस सिटी स्टेशन कहा जाएगा। उसी तरह से जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ धाम कहा जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन स्वामी परहंस रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। और मिसरोली रेलवे स्टेशन को माँ कालिका धाम कहा जाएगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को महाराजा बिजली पासी कहा जाएगा। अकबरगंज रेलवे स्टेशन को माँ अहोका भवानी धाम कहा जाएगा। वारिसगंज हाल्ट को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 2024 में हमने पढ़ा था अयोध्या का नाम बदल के क्या कर दिया गया, या अयोध्या को क्या कहा जाएगा, अयोध्या धाम। मतलब अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन उसकी बात कर रहे हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे रख दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, या अगर आपसे पूछा जाए ना, ये प्रश्न ध्यान से सुनना, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो आंसर होगा आर्टिकल 3। और 2 राज्यों के नाम बदले गए थे, मैं आपको वो भी बता दूं। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया था, और आपको पता ही है लेटेस्ट 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। तो ये आप सारे बातें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है, तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। तो IIT गुवाहाटी ने इस 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को बनाया है, और इसे बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया। और कौन से मटेरियल से बनाया, तो मकई स्टार्च से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल सामग्री पॉलीलैक्टिक एसिड से इस डिवाइस को बनाया है। अब ये बैलेट यूनिट क्या है, वैसे आप सबने वोट डाला होगा या वोट डालेंगे, तो आपको पता होगा जब हम वोट डालने जाते हैं तो जिस डिवाइस पे हम बटन दबाते हैं, कहते हैं ना अपने पसंदीदा प्रत्याशी के आगे वाला बटन दबा करके उसे विजयी बनाए, तो वो जो मशीन होती है उसी को बैलेट यूनिट कहते हैं। वैसे मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूँ। फोटो में आपको 3 तरह की मशीनें दिख रही है। देखो, ये पहली वाली तो बैलेट यूनिट हो गई, दूसरी वाली वीवीपैट हो गई, जहाँ पे आपको पर्ची दिखती है कि भाई इस व्यक्ति को आपने वोट दिया है वगैरह वगैरह, वो जानकारी इसमें होती है। और एक कंट्रोल यूनिट होती है, और इन तीनों को मिलाकर के जो सेट बनता है मशीन का उसे ईवीएम कहा जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हो। तो सिंपल सा अभी प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा क्या था प्रश्न, किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया, तो IIT गुवाहाटी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 46 नंबर के अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर होगा भारत। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इंग्लिश में बोलोगे तो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसुलेटिव मीटिंग की। 2024 में इसका 46 नंबर का एडिशन है। कहाँ पर, भारत में। भारत में भी कहाँ पर, कोच्चि केरल में। 20 से लेके 30 मई 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। और कौन होस्ट कर रहा है या आयोजन करता कौन है, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जो राष्ट्रीय ध्रुवीय व महासागर अनुसंधान केंद्र है, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, वो ही इसका आयोजन कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का भी आयोजन हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना। तो कौन सी बैठक है ये मैंने आपको बता दिया, इस बार कौन सा संस्करण है ये बता दिया, भारत में हो रहा है और भारत में भी कहाँ पे हो रहा है ये बता दिया, यहाँ पे भी आयोजन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है
ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम नजर डालेंगे अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक संधि के बारे में। यहां से स्टैटिक प्रश्न बनेंगे आपके, जैसे कि इसकी शुरुआत की थी 12 देशों ने मिलकर के 1959 में वॉशिंगटन डीसी में। अभी वर्तमान में इस संधि में 56 देश शामिल हैं और ये लागू हुई थी 1961 में। इस ट्रीटी के अनुसार, यानी कि ये संधि कहती कि भैया अंटार्कटिका एक नॉन मिलिट्री जोन है, मतलब किसी भी देश की मिलिट्री यहाँ पे नहीं रहेगी, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है आपको कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, तू मैं नहीं करना है। इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए आप सभी देश यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए सभी को छूट है। और आप देखोगे भी सही, वहां पे कई देशों के रिसर्च सेंटर आपको मिलेंगे, अनुसंधान केंद्र मिलेंगे, हमारा भी है। चलो आपके लिए यही प्रश्न है, हमारे रिसर्च सेंटर का वहां पे नाम क्या है? और अगर अंटार्कटिक संधि का हेडक्वार्टर आप पूछोगे तो ये आपको मिलेगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अच्छा, भारत भी इस संधि में शामिल है, तभी तो भाई हमने रिसर्च सेंटर लगाया वहां पे अपना। लेकिन भारत ने इस अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1983 में। और हमारा जो पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, 1983 में हमने स्थापित किया था। अभी तो वर्किंग में नहीं है ये, लेकिन फिर भी वर्तमान में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र संचालित है वहां पे। एक मैथे जिसे 1989 में स्थापित किया गया था और दूसरा भारतीय है, 2012 में स्थापित किया गया था। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इस बैठक का आयोजनकर्ता कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है वो इसका आयोजन कर रहा है। तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो जो पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक हो गया, हिमालय हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, यहाँ पे अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार का ये प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान निकाय है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गोवा में।